हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्क स्टोरीज़ ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज की एक हॉरर स्टोरी। रचना? क्या? मैंने चौंक कर हसन को देखा। रचना? इसने दोबारा दोहराया। कौन रचना? किधर है? मेरे पूछने पर इसने कोई जवाब दिए बगैर अपनी छोटी उंगली से एक तरफ इशारा कर दिया। मैंने मुड़कर देखा, हस्बे तवक्का वहाँ कोई नहीं था। मुख्तसर से गौसल खाने में जहाँ मैं अपने 6 साला बेटे हसन को नहला रही थी, हमारे अलावा किसने होना था? मैंने एक दो मरतबा इससे फिर पूछा कि वो क्या कह रहा था, मगर इसके कोई जवाब न देने पर मैं कामों में लगकर भूल भाल गई। हसन हमारा इकलौता बेटा है, यानी मेरा और तनवीर का। तनवीर मेरे शौहर रेलवे में मुलाजिम है। चंद दिनों पहले तक हम मुल्तान में रहते थे, जहाँ मेरा ससुराल है। अभी थोड़े दिन पहले तनवीर की पोस्टिंग यहाँ इस छोटे से शहर बहरामपुर में हो गई, तो हम यहाँ आ गए। तनवीर को रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर अलाट हुआ, क्वार्टर नंबर 313। एक मुख्तसर 2 कमरों, सहन, किचन और छोटे से वॉशरूम पर मुश्तमिल ये घर हमारी छोटी सी फैमिली के लिए बहुत था। तनवीर कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर नहीं थे। इनकी तनख्वाह बस इतनी थी कि हमारा बमुश्किल गुजारा होता था, क्योंकि वो अपने वालदैन को भी खर्चा भेजते थे, जो कि मुल्तान में रहते थे। हसन को मैंने करीब ही एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता आसपास के चंद घरों से मेरी जान पहचान बढ़ने लगी, जहाँ तकरीबन मेरी ही उम्र की ख़वातीन थीं, जिनमें सबसे ज़्यादा और जल्दी मेरी दोस्ती रेहाना से हो गई। रेहाना के शौहर भी रेलवे में मुलाजिम थे। इनको ये नौकरी अपने वालिद साहब की बदले मिली थी। वो भी रेलवे में मुलाजिम थे। रिटायरमेंट के बाद इनकी सीट इनके बेटे को मिल गई। रेहाना के 2 बच्चे थे। वो हसन के स्कूल में ही पढ़ते थे। हम दोनों अक्सर मिल बैठते, दुनिया जहान की बातें करते, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते और आखिरकार रेलवे मुलाजमीन की कम तनख्वाह, महंगाई बेतहाशा हो जाने और गुजारे मुश्किल से होने पर हमारी बातें ख़त्म हो जाती। रेहाना एक दरमियान शक्ल सूरत की बहुत ज़्यादा और बढ़ बढ़ कर बातें बनाने वाली दिलचस्प औरत थी। मुझे इसकी कंपनी में बहुत मज़ा आता था। तनवीर भी मुतमईन थे कि इस नई जगह आकर हम बहुत जल्द अच्छी तरह सेट हो गए थे। हमारे घर के आसपास के तमाम पड़ोसी अच्छे और शरीफ थे। एक रात जब हम सो रहे थे कि एक आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। घुंघरूओं की मध्यम सी झनकार, हल्की हल्की तबले की आवाज़ के साथ। इस वक्त पहला ख्याल मेरे जहन में आया कि शायद तनवीर ने टीवी चलाया हुआ है। अपने दोनों कमरों में से एक कमरे को मैंने अपने हिसाब से ड्राइंग रूम बनाया हुआ था। वहाँ एक पुराना सोफ़ा और टीवी रखा हुआ था, मगर तनवीर तो बेखबर मेरे बराबर में सो रहे थे। इनकी तो इस आवाज़ से आंख तक न खुली थी। कमरे में मौजूद तीसरे छोटे से पलंग पर हसन बेखबर सो रहा था। मैं थोड़ी देर उठकर बैठी रही। जब आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई तो मैं फिर लेट गई, मगर देर तक मुझे नींद ना आ सकी। सुबह हुई तो ये रात वाला वाक़या मेरे जहन से निकल गया। चंद दिनों के बाद जब तनवीर ड्यूटी पर थे और हसन स्कूल गया हुआ था, अचानक मुझको अकेले घर में घबराहट होने लगी। एक अजीब सा वहम सताने लगा। इस रात वाला वाक़या भी याद आ गया। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। अभी हसन के घर आने में अच्छा खासा वक्त था। मैंने दुपट्टा ओढ़ा, घर पे ताला लगाया और रेहाना के घर आ गई। रेहाना का घर मेरे घर से चंद मिनटों के फासले पर ही था। रेहाना किचन में थी। इसके ससुर बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मेरे सलाम के जवाब में उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा। तबस्सुम, तुम अब्बा मियाँ के पास बैठो, मैं चाय ला रही हूँ। रेहाना ने किचन से ही आवाज़ लगाई। मैं इसके ससुर के पास बैठ गई। वो मुझसे अहवाल पूछने लगे, कहाँ से आई हो, कितने बच्चे हैं, कहाँ रहती हो, वगैरह वगैरह। मेरे बताने पर कि हम लोग क्वार्टर नंबर 313 में रहते हैं, वो एकदम चुप से रह गए। मगर वो घर तो बरसों से बंद पड़ा था, उन्होंने मुझे बताया। मैंने हाँ में सर हिला दिया। नहायत ही खस्ता हाल घर है। सफाई कर कर के थक गई हूँ, साफ़ होकर ही नहीं देता। बरसों बरस से खाली था। इस वक्त रेहाना चाय लेकर आ गई और हम दोनों इसके कमरे में आ गए। इस दिन रेहाना के साथ इधर उधर की बातों के बाद मेरा जहन हल्का हो गया और सब कुछ दिमाग से निकल गया। मगर अगले ही दिन शाम को रेहाना मेरे घर मौजूद थी। तनवीर ड्यूटी से आकर कमरे में आराम कर रहे थे। मैं रेहाना को ड्राइंग रूम में ले आई। तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ, फिर आराम से बातें करेंगे, मैंने इससे कहा। अरे दफ़ा करो बातों को, मैं एक इंतहाई अहम बात बताने आई हूँ, रेहाना ने कहा। जोश से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। खैरियत तो है, क्या हुआ? मैं थोड़ा घबरा गई। असल में जब तुम कल घर आई थी और अब्बा मियाँ को बताया कि तुम लोग 313 में शिफ्ट हुए हो, तो वो परेशान हो गए। कहने लगे ये घर आसेब ज़दा है। क्या कह रही हो रेहाना? मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं नहीं कह रही, अब्बा मियाँ ने कहा है। इसने डरी हुई निगाह चारों तरफ डाली। या तो इस घर में कोई रहता नहीं है, अगर कोई रहने की कोशिश करता है तो इसको बहुत ही बुरे हालात से गुजरना पड़ता है। ऐसा कई बार हो चुका है। इसीलिए इस घर को किसी को अलाउट नहीं करते। आखिर तनवीर भाई को यही घर क्यों दिया? इसलिए कि कोई और घर खाली नहीं था और कॉलोनी से बाहर किराए पर घर लेना हम लोग अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते।
खोए खोए अंदाज में मैंने जवाब दिया। अब्बा मियाँ बता रहे थे बहुत पहले जब वो खुद बहुत छोटे थे, इस घर में एक खूबसूरत नाचने वाली रहती थी। क्या नाम था? हाँ, शायद रचना देवी। क्या? रचना? मैं चौंक गई। हाँ, ये बहुत पुरानी बात है, पाकिस्तान बनने से भी पहले की। एक दिन इस रचना मैडम के किसी आशिक ने जलन में आकर छुरी से इसका काम तमाम कर दिया था। बस वो दिन और आज का दिन है। इसकी रूह, बल्कि बदरू, इस घर में मंडलाती है। शुरू में तो वो लोगों को भी नज़र आती थी, मगर अब बस इस घर में किसी को नहीं टिकने देती। तुमने तो मुझे डरा दिया रेहाना। डराया नहीं, वो संजीदगी से बोली। मुझे अब्बा मियाँ ने भेजा है कि तुमसे कहूँ कि पहली फुर्सत में घर बदल दो। ये कहकर रेहाना मेरे पास से रुखसत हो गई। कुछ देर बाद तनवीर गुस्से में कमरे से बाहर निकल आए। मुझे इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो कमरे में लेटे अपने कानों से सब सुन रहे थे। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा भी और तुम्हारी सहेली का भी। एक औरत की बरसों पुरानी रूह लोगों को इस घर में टिकने नहीं देती, सब बकवास है। भला ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा सिर्फ ड्राउनी कहानियों में होता है, हकीकत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मरने के बाद रूह जिस्म से निकल जाती है और कभी वापस नहीं आ सकती। तनवीर मुझे समझा रहे थे। मगर तनवीर, मैंने खुद एक रात घुंघरूओं की आवाज़ सुनी थी, और फिर अचानक मुझे याद आया, हसन ने भी एक दिन रचना का नाम पुकारा था। हो सकता है हसन ने स्कूल में कुछ सुना हो, तनवीर ने सोचते हुए कहा। मगर वो घुंघरूओं की आवाज़, ओफो, वो चिढ़ गए। आखिर तुम क्यों बज़िद हो कि वो आवाज़ रचना के घुंघरूओं की थी? वो तुमको क्यों एंटरटेन करेगी? हो सकता है कि वो आवाज़ बाहर से आ रही हो। तनवीर ने एक तरह से किस्सा ख़त्म कर दिया। मैं भी चुप हो गई। मगर फिर एक रात, कई दिनों के बाद, जब मैं ये सब भूलने लगी थी, एक बार फिर घुंघरू छनकने लगे। ना सिर्फ घुंघरू, बल्कि साथ तबले की संगत। मेरी आंख खुल गई। हसन अपने पलंग पर और तनवीर मेरे बराबर में बेखबर सो रहे थे। घुंघरूओं की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही थी, और इस आवाज़ के साथ तबले की संगत भी बढ़ रही थी, जिस तरह दो माहिर लोग अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहे हों। मगर इस आवाज़ में कतन कोई खूबसूरती या कशिश नहीं थी, बल्कि बल्कि ये आवाज़, ये झनकार इंतहाई खौफनाक थी, बहुत डरावनी, बहुत मनहूस। मैंने तनवीर को आवाज़ देने की कोशिश की, तनवीर, मगर मेरी आवाज़ मेरे मुंह के अंदर ही दब गई। मेरा दिल खौफ के मारे बंद होने लगा। आवाज़ इस कदर तेज़ हो गई कि मेज़ पर रखे बर्तन बजने लगे। ऐसा लगने लगा कि घुंघरूओं का फ़न दिखाने वाली कमरे के अंदर दाखिल होने लगी है। हैरत की बात है कि इस तेज़ शोर के बावजूद तनवीर और हसन बेखबर सो रहे थे। आवाज़ कमरे के दरवाजे के इंतहाई करीब आ गई। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे इस मकरू ताल पर कोई नाचते हुए अंदर आ जाएगा। मैंने चीख मार दी, मगर ऐन इसी वक्त अचानक मस्जिद से अजान की सदा गूंजी। मुझे बाकायदा ऐसा लगा जैसे कोई ठिठक कर रुक गया हो। ताल अचानक हल्की हुई, फिर ख़त्म हो गई। मैं बिस्तर पर बैठी थर थर काँप रही थी। न जाने कब अजान की आवाज़ रुकी, और न जाने कब मैं बिस्तर पर गिरकर जैसे बेहोश हो गई। उफ़ तबस्सुम, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ तनवीर को आज भी मेरे बात पर यकीन नहीं आया। मुझको नहीं, आपके दिमाग को कुछ हो गया है तनवीर, मैंने इंतहाई गुस्से से कहा। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने जो कुछ बताया है वो एक एक लफ्ज़ सच है। अगर इस वक्त अजान ना होती तो वह शैतान कमरे में दाखिल होने ही लगा था। फिर ना जाने, सोच कर इस वक्त भी मैं लरस गई। असल बात यह है तबस्सुम, तनवीर मेरी हालत देखकर नरम पड़ गए। तुमने अपनी सहेली रेहाना और इसके ससुर की बातों को सर पर सवार कर लिया है। तुम नींद में देखे वाक़यात को सच समझने लगी हो, वरना इन बातों में कोई सच्चाई नहीं होती। मरने के बाद कोई भी कभी वापस नहीं आता। और फिर इतने सालों के बाद, आप ना माने, मैंने फ़ैसला कर लिया है। ना अब मैं इस घर में चंद मिनट और रहूँगी, और ना ये मेरा मासूम बच्चा। मगर तबस्सुम, तनवीर गड़बड़ा गए। मैं अचानक दूसरे घर का बंदोबस्त कैसे करूँ? और अगर घर मिल भी जाता है तो इसका किराया और एडवांस। तनवीर की असल परेशानी इनकी ज़बान पर आ गई। कुछ भी हो तनवीर, किराया, एडवांस पैसे ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं होते। आप अगर यहाँ से नहीं जा सकते तो मुझे और हसन को कुछ दिनों के लिए वापस मुल्तान भेज दें, मैंने इल्तजा की। ठीक है। कुछ देर सोचने के बाद तनवीर ने मुझसे कहा, मैं तुम लोगों को कल की टिकट करवा देता हूँ। तुम कुछ देर मुल्तान वापस जाओ, जब तक मैं कोशिश करता हूँ कि कोई और घर मिल जाए, बेशक इससे भी छोटा क्यों ना हो। कल नहीं तनवीर, आज ही, आज रात। मैं एक रात भी इस घर में और गुजारना नहीं चाहती। तनवीर मुझ पर एक नज़र डालकर रह गए। मैं जल्दी जल्दी अपना और हसन का सामान पैक करने लगी। ऐसा नहीं था कि मैं तनवीर से जान छुड़ा रही थी, बल्कि अब इस घर में मज़ीद एक रात गुजारने का मतलब मेरे लिए किसी मुसीबत को दावत देने के बराबर था। शायद वो बदरू सिर्फ मेरी दुश्मन थी, क्योंकि तनवीर को तो ना वो कभी महसूस हुई, ना वो कभी खौफज़दा हुए। जब तनवीर हम दोनों को ट्रेन में बिठाने लगे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इनके हाथ पकड़ लिए। प्लीज़ तनवीर, आप मेरी बात पर यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ। आप जल्द ही किसी घर का बंदोबस्त कर लें, मेरा आपके बगैर बिल्कुल दिल नहीं लगेगा।
तनवीर ने हाँ में सर हिलाकर प्यार से मेरे गाल को छुआ। जब ट्रेन चल पड़ी तो तनवीर स्टेशन से निकल गए। मेरा दिल उदास हो गया। मैं जानती थी कि तनवीर को मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है और वो अपनी ज़िद के पक्के हैं। हरगिज़ भी मकान तलाश करने में जल्दी नहीं करेंगे। न जाने कितने महीने अब इनसे दूर रहना पड़ेगा, मैंने उदासी से सोचा। तनवीर ने बिस्तर पर करवट बदली। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। शादी के बरसों बाद पहला इत्तेफाक था कि तबस्सुम इसके साथ नहीं थी। और हसन, इसने हसन के खाली पलंग को देखा। ये सारा फसाद इस औरत रेहाना का फैलाया हुआ है। गुस्से की एक लहर इसके दिमाग से टकराई। ना वो उल्टी सीधी बातें तबस्सुम के सामने दोहराती और ना तबस्सुम रातों को यूं डरा करती। खैर देखते हैं। कोशिश करूँगा कि 1-1.5 महीने में तबस्सुम के दिमाग से ये ख्याल निकल जाए और वो इसी घर में वापस आ जाए। इसने साइड टेबल पर पड़ी सिगरेट उठाई और होठों में दबा ली। सिगरेट जलाने के लिए लाइटर जलाया, मगर लाइटर की रोशनी में दरवाजे के सामने बाहर सहन पर एक साया लहरा रहा था। लंबा लिबास पहने, जैसे पहले नाचने वालियाँ पहना करती थीं। वो बिल्कुल आसानी से ये साया देख सकता था। साया एक एक कदम कमरे की तरफ बढ़ रहा था। अचानक पीछे से किसी ने तबले पर ताल दी। साये के घुंघरू वाले कदम बढ़े, फिर तबले की ताल, फिर घुंघरू के कदम की तेज़ झनकार के साथ, और फिर साया कमरे में दाखिल हो गया। तनवीर के मुंह से सिगरेट गिर गया। साया ऐन इसके सामने रुक चुका था, मगर घुंघरू और तबले की आवाज़ बराबर आ रही थी। इस कदर तेज़ के मेज़ पर रखे बर्तन बजने लगे। साया, जो कि एक नौजवान, हसीन मगर मकरू औरत की झलक दिखा रहा था, ऐन इसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसने नाचने वालियों का सा लिबास पहना हुआ था। बाल चुटिया की सूरत घुटनों तक आ रहे थे, मगर बुरी तरह उलझे हुए थे। होठों पर सुर्ख लिपस्टिक बुरी तरह थोपी गई थी। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तनवीर बुरी तरह कांपने लगा। कौन हो तुम? रचना, औरत के मुंह से मिनमिनाती आवाज़ निकली। चलो मेरे साथ। कहाँ? बमुश्किल तनवीर ने इससे पूछा। गुसल खाने में, मैं वहीं रहती हूँ। इसने आगे बढ़कर तनवीर की कलाई पकड़ी। इसका हाथ गैर इंसानी और बहुत सख्त था। तनवीर ने कुरानी आयत पढ़ने की कोशिश की, मगर इसका मुंह जैसे बंद हो गया। वो इसे घसीटती हुई सहन में ले जाने लगी। आखिरी मंजर जो तनवीर ने देखा वो ये था कि इस औरत की गर्दन बुरी तरह कटी हुई थी, जिसमें से इसके अंदर का गोश्त तक साफ नज़र आ रहा था। हेलो, कौन? तबस्सुम? हाँ रेहाना, तुम इतनी सुबह अचानक? हाँ तबस्सुम, समझ नहीं आ रहा तुमको कैसे इत्तला करूँ। एक बुरी, बल्कि बहुत बुरी खबर है। खुदा के लिए रेहाना, खैरियत तो है ना? क्या हुआ? तनवीर भाई, इनका इंतकाल हो गया है। वो तुम्हारे घर के गुसल खाने के सामने गिरे हुए थे। शायद हार्ट अटैक हुआ था। ये सुनते ही फ़ोन का रिसीवर तबस्सुम के हाथ से गिर गया, और वही हुआ जिसका तबस्सुम को डर था। ये थी दोस्तों आज की एक हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।